चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल ही गया। इसके अलावा हम बात करेंगे ईरान को लेकर, किस तरह से अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि हमारे पास सैन्य विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन यूनियन के देश एकत्रित हो रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि बराबरी पर बात होगी। इससे पहले कि मैं खबरों की शुरुआत करूं, मैं बता दूं आज नृपेंद्र जी का इस रणक्षेत्र में आखिरी दिन है। ये आखिरी एपिसोड है रणक्षेत्र का मेरा। बहुत सारे भावनाओं से भरा हुआ हूँ और कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करें और जो है फिर दुनिया के किसी कोने में सड़क पे चलते हुए कहीं ना कहीं टकराएंगे ज़रूर। जब टकराएंगे तो मिलेंगे, खुद दिल खोल के मिलेंगे और दिल खोल के आप लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में सर शुरुआत करेंगे हम अमेरिका से ही। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल ही गया। कैसे मिला, क्यों मिला, अभी जानिए। वेनेजुएला की जो अपोजिशन की लीडर है मारिया कोरिना मचाडो, मैं पहले आपको बैकड्रॉप में लेके चलता हूँ। बैकड्रॉप ये है क्योंकि आपको पता है कि मचाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को दे दिया। आप तस्वीर भी देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये हम बताने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको एक पीछे की कहानी सुनाते हैं। व्हाइट हाउस से एक खबर निकलती है। वो खबर होती है कि ट्रंप को लगता है कि मचाडो उतनी सुटेबल कैंडिडेट नहीं है वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद के लिए। मचाडो को वेनेजुएला के लोगों का उतना सपोर्ट नहीं है। फिर एक और खबर आती है उसी खबर के साथ में। ट्रंप को मचाडो से इसलिए गुस्सा है क्योंकि ट्रंप को लगता है कि मचाडो को कहना चाहिए था कि ये जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो मैं नहीं ले सकती, इसके असली हकदार तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। ये तमाम चीज़ें आती हैं उसके कुछ दिन के बाद, यानी कल मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर और नोबेल पीस प्राइज विनर, आप पहुंचती हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। वहाँ मुलाकात होती है और अपना नोबेल पीस प्राइज एक बार फिर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो ट्रंप को पेश कर देती हैं। टू द प्रेसिडेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज वर्क, ये वो ब्ला ब्ला, उस पर पूरा एक लंबा सा मैसेज। ट्रंप बहुत खुश हैं। ट्रंप ये जो पुरस्कार मिला है राम, बहुत खुश दिखाई दे रहा है। सर, इस पुरस्कार से एक जुड़ा बहुत बड़ा तथ्य भी है। पहले आप ये पूरा करें, फिर हम बताएं कि क्यों ये बात आज करनी महत्वपूर्ण है। ट्रंप की एक्साइटमेंट चेहरे पे दिख रही है। हालांकि नोबेल पीस कमेटी जो है, जो ये पुरस्कार देती है, उसने इस स्टेप को रिजेक्ट किया। उससे पहले भी जब ये खबर आई थी, सुरसुरी में उठी थी कि मचाडो अपना नोबेल प्राइज जो है वो ट्रंप को दे सकती हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट किया था। ये तमाम चीज़ें। राम, आप कौन सा फैक्ट बता रहे थे? मैं फैक्ट ये बता रहा था कि जैसे आपने बताया कि नोबेल इंस्टीट्यूट ने कहा कि उनके पास कोई हक नहीं है कि वो नोबेल पीस प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को दे दे। इवन अगर सिंबॉलिक भी दे रही हैं तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि एक खबर के अनुसार कि डोनाल्ड ट्रंप इस मेडल को रखना चाहते हैं। मतलब अगर वो इंस्टीट्यूट से नहीं मिला या उस एक ऑफिशियल संस्थान से नहीं मिला जहाँ से नोबेल प्राइज मिलता है, तो उन्हें अगर गिफ्ट भी मिल रहा है तो भाई रखने को तैयार है। भाई ने तो 500 मिलियन का जहाज रख लिया है। भाई ने पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी की डील कर ली है, तो भाई को शौक है, भाई रखता है। गिफ्ट्स भाई को बहुत अच्छे लगते हैं। गिफ्ट अच्छे लगते हैं, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज का ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ दिन पहले याद है फीफा ने अपना एक पीस प्राइज शुरू किया। सबसे पहला किसको दिया था? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पहन लिया था। तो ट्रंप को भाई प्राइज चाहिए, उसको प्राइज देना है। वो प्राइज आप जैसे भी दे सकते हैं। आप 500 मिलियन के जहाज के तौर पे दे सकते हैं, आप अपना पूरा मुल्क पाकिस्तान जैसे दे सकते हैं, आप अपना पीस प्राइज दे सकते हैं, आप एक नया प्राइज बना के ट्रंप को दे सकते हैं, आप एक नया जो भी आप कुछ भी बनाइए, भाई को प्राइज के तौर पे दीजिए, भाई रख लेगा। तो भाई को शौक है। फिलहाल अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल पीस प्राइज जो उन्हें मिला था उसको डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, सवाल ये उठता है कि क्या अब वेनेजुएला की राजनीति में उनका कद बढ़ेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में अच्छी हो जाएंगी, या अब उनकी नज़रों में उन्हें लगेगा कि हाँ, इनके पास अब वेनेजुएला
की जो जनता है उसका समर्थन है, क्योंकि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन से बहुत ज़्यादा लेना देना था नहीं। जिस तरह से वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को ले गया अमेरिका और उन पे जिस तरह से चार्जिंग लगे, जिस तरह से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की गई, जिस तरह से वहाँ की तेल कंपनियों पे एक ऑर्डर की तरह, एक अधिकार की तरह जो आदेश पास किए गए, उसके बाद ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि जो नेता वहां नियुक्त किया जा रहा है, नियुक्त ही कहूंगा क्योंकि इलेक्शन वाली बात तो अभी है नहीं, जो नियुक्त किया जा रहा है उसका जनता पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। अगर जनता के प्रभाव की बात होती तो शायद चुनाव की बात होती, और ये डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ये कहता है कि हम वेनेजुएला में चुनाव कराएंगे और उस आधार पर हम नेता को वहां पर जो भी नेता बनेगा उसके साथ व्यापार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका आधार जनता के प्रभाव से तो नहीं दिखता है। आपने जब बात कही ना, तो अगर इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता तो वेनेजुएला से अगर जो भी बातचीत होती ट्रम्प डिप्लोमेटिकली करते। ट्रम्प वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये नहीं कहते कि देश छोड़ के भाग जाओ। ट्रम्प वेनेजुएला पे डायरेक्ट हमला नहीं कर देते। ट्रम्प ग्रीनलैंड की बात नहीं कर रहे होते। ट्रम्प यूनुस को क्यों नहीं पसंद है? यूनुस को उसी अमेरिका की डीप स्टेट ने अपॉइंट किया, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान में ही देख लीजिए, मैं यूनुस पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की मैं स्पेसिफिकली बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि वो डीप स्टेट का एजेंट है। उसको यूएस ने ही वहां पे अपॉइंट किया कि जिस तरीके से बाइडेन की वो तस्वीर एकदम अपने पालतू पपलू की तरह उसको पकड़े हुए है, और वो काफी खुश है कि मालिक का हाथ मेरे सर पे है। हालांकि उसके मालिक चुनाव हार गया, उसके बाद से वो अनाथ है और वो अपना नया बाप खोज रहा है। यूनुस को नहीं पसंद करता ट्रंप, क्योंकि यूनुस ने शुरू में इसके हिसाब की बातें नहीं की। एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चुनाव जीते थे, उसके बाद एक बांग्लादेश का डेलीगेशन जाता है उनसे मिलने के लिए, तो वो यूनुस को लिख कहते हैं कि वो कहाँ पे है जो मेरे लिए पैसे इकट्ठा कर, मेरे खिलाफ पैसे इकट्ठा कर रहा था। यूनुस तब ट्रंप के खिलाफ फंड इकट्ठा कर रहे थे कि ट्रंप के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है वो जीत जाए। ये सारी चीजें तो वो यूनुस को इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि यूनुस उसकी ईगो को सेटिस्फाई शुरू से नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी चीजें मचाडो को लेके अब उसने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, जिस मचाडो को लेके वो बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इनके पास वेनेजुएला का सपोर्ट है, वेनेजुएला के लोगों को, आई डोंट थिंक सो। उसको लेके उसने बोला है कि शी इज अ वंडरफुल वुमन हु हैज बीन थ्रू सो मच। उसने आगे लिखा है कि सच अ वंडरफुल जेस्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नोबेल पे उसने कहा, मचाडो ने क्या बोला है कि आई प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स द मेडल द नोबेल पीस प्राइज। उसने बोला है कि एज अ रिकॉग्निशन फॉर हिज यूनिक कमिटमेंट विद आर फ्रीडम। यह आज़ादी कौन सी है जहाँ पे आपको अपनी चापलूसी के लिए आपको मिला हुआ एक इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार आपको एक राष्ट्रपति को देना पड़ रहा है, एक दूसरे व्यक्ति को देना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। फिलहाल मुझे कहना नहीं चाहिए, हम लोग तो इस बात को कहने के लिए काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अब मुझे जिस तरीके के लोग उभर के आ रहे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला दुनिया के लीडरशिप में, कुछ फैसलों पे तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी के फैसलों पे भी शक होता है कि ये भी हकदार है उस प्राइज के, ये वो प्राइज देने के हकदार हैं कि नहीं, सबसे बड़ा चीज़ ये है। बात करते हैं वेनेजुएला की। जैसे कि वेनेजुएला की हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से वहाँ सत्ता बदली, जिस तरह से वहाँ पे अमेरिकी कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, लेकिन अब वहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम डिप्लोमेटिकली अमेरिका से इंगेज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात डिप्लोमेटिक स्तर पर होगी। डेल्सी रोड्रिगेज हैं जो मादुरो की वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी, अब वो फिलहाल वो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि her government is not afraid of a diplomatic confrontation with United States, even though the US ousted Nicolas Maduro in a military strike. उनको पता है कि निकोलस मादुरो को एक मिलिट्री स्ट्राइक करके वो ले जाते हैं। उनको ये भी पता है कि यूएस काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन जिस तरीके से मादुरो ने काफ़ी मजबूती के साथ वो सारी ट्रंप का सामना किया, मादुरो को ये बोला गया था कि आप देश छोड़ दीजिए, आप देश छोड़ के निकल जाइए, वो नहीं निकले। उसके बाद यूएस स्ट्राइक करता है, मादुरो को किडनैप करके ले जाता है। और ये काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी ये बहुत बड़ा बयान है ट्रंप के खिलाफ कि आपका देश इतना सब कुछ झेल चुका है, फिर भी आप कह रही हैं कि नहीं मैं डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत करूंगी। मैं इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि निकोलस मादुरो को पूरे सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए। बता दें, निकोलस मादुरो पर
ट्रैफिकिंग, ड्रग्स जैसे मामले दर्ज हैं और इसकी पूरी कार्रवाई अमेरिका में ही चल रही है। ऐसे दौर में उनका ये कहना कि निकोलस मादुरो को पूरे सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए, ये बहुत बड़ा बयान है। फिलहाल डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला की सरकार को संभाल रही हैं। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड को लेने के लिए, या यूं कहें कि उस पर अमेरिका का अधिकार जमाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप काफी सीरियस है, लेकिन इन सब के बीच में यूरोपियन यूनियन के देश भी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस ने तो यहां तक कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अपनी फौज भेजने की भी बात कही। उसके अलावा कई और देश भी अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड की सुरक्षा में भेजने के लिए तैयार हैं। ये कौन कौन से देश हैं, ये सुरक्षा कर पाएंगे कि नहीं, वो पूरा सिनेरियो क्या है, ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। दोस्तों, खबर हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ली है। Why Germany, France and Canada are sending troops to Greenland amid Trump tensions? अभी देखिए, इसमें कनाडा का एक बहुत बड़ा रोल है। कनाडा इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन कनाडा वहां पे ट्रूप्स भेज रहा है, राइट? ये ट्रंप को मैसेजिंग कर रहे हैं सारे के सारे लोग। जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा। जर्मनी एंड फ्रांस वर द लेटेस्ट NATO members to announce that they will send troops to Greenland as President Donald Trump ramped up threats to conquer the Arctic islands. Sweden, the Netherlands and Canada also made similar announcements this week. Sweden was among the first countries to confirm its involvement. They are part of a group from several allied countries. Together they will prepare for upcoming elements within the framework of the Danish exercise Operation Arctic Endurance, Christensen said, and Germany followed with its own confirmation. Troops from the Netherlands and Canada also expected to take part in the same multinational operation. Politico reported France, the European Union's only nuclear power, also confirmed that it would send troops to Greenland. अब ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये कहते भी हैं साहब, कि ये largely symbolic है. Nobody expects European soldiers to fight with Americans. अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट के साथ आ गया, and this is nothing against these guys. I'm sure they are very brave, they are very patriotic, they will fight till the last drop of their blood. But then if the US Marines decide to land on Greenland soil, then it's over, right? Because before they come, there'll be artillery barrages, there'll be rocket attacks. अगर वो करता है तो इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम दिया गया है। और वहां पे मैं अगर यूरोपियन यूनियन हटा के सीधा कहूं कि नेटो की फोर्सेस तैनात हो रही हैं, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, जो कि एक नेटो देश के खिलाफ ही तैनात की जा रही हैं। आपने वीडियो में भी सुना कि कितनी कैपेबल होगी, कितनी कैपेबल नहीं होगी, लेकिन ये है कि जो यूरोप के बाकी देश हैं, जो कभी यूएस के अम्ब्रेला के नीचे खुद को सेफ महसूस करते थे, अब वो जो है खुद को सामने ला रहे हैं और यूएस से कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरी घटना दो तरीके के सवाल खड़े कर रही है। एक, अमेरिका के अम्ब्रेला के अंडर सुरक्षित महसूस करने वाले देश आज कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा, ये नाटो यानी अमेरिका और ये तमाम देश मिलकर दुनिया के अन्य देशों के साथ जंग की बात होती थी या सुरक्षा को लेकर बात होती थी। अब नाटो में भी दो भाग होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप के देश सामने खड़े हैं। वहीं रशिया और चाइना, जिसको लेकर ट्रंप लगातार डरा रहे हैं कि ग्रीनलैंड के आसपास रशिया आ जाएगा, चाइना, इस पर रशिया का भी बड़ा ब्लंट जवाब आया है। रशिया ने बोला है कि देखो, ये हिस्टीरिया मत क्रिएट करो, आपको जो करना है करो, ये आपकी हेडेक है, आपकी अंदर की बात है, लेकिन ये हिस्टीरिया वाला सीन क्रिएट करने की मत कोशिश करो कि हाँ रशिया आ जाएगा, रशिया कब्जा कर लेगा, रशिया, हम ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि दरअसल रशिया का ये कहना है कि ये पूरा माहौल ना बनाए, आप ये ना क्रिएट करें कि रशिया से आपको खतरा है इसलिए हम आप पे जा रहे हैं, या अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड आपको चाहिए, या आपका विषय है, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है या अमेरिका का जिस तरह से उस पर नजरिया है, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए रशिया का या चाइना का एक जो हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है वो ना किया जाए। ग्रीनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड अगर ग्रीनलैंड को कहा जाएगा कि वो डेनमार्क या यूएस में से किसी एक को चुने, तो वो श्योर डेनमार्क को ही चुनेंगे यूएस के आगे, क्योंकि उनको लगता है कि डेनमार्क उनको बेहतर सुविधाएं दे रहा है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आपको भी पता है कि वेनेजुएला को कब्जा करने के पीछे पर जो हमला हुआ था, उसके पीछे कहानी थी ड्रग्स की। जब से मादुरो को पकड़ा है तब से ड्रग्स एक बार भी ट्रंप के मुंह से शब्द नहीं निकला है। और पूरी घटना के बाद अब ये जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं, इसके बाद साफ समझ आ रहा है कि वेनेजुएला पर जो कार्रवाई हुई वो दरअसल तेल और सोना जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हुई। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वो सारी चीज़ें हुई हैं। ट्रंप को चाहिए कि भाई मैं पैसा कमाऊँ, मैं वेनेजुएला की चीज़ों पर कब्जा करके पैसा कमाऊँ,
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पूरे मामले पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन उसका अभी कोई परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूरे मामले को लेकर डेनमार्क, ग्रीनलैंड, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इन तमाम लोगों के बीच में बातचीत हुई है डेनमार्क को लेके, लेकिन वो रिजल्टलेस रहा, यानी उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। यूएस की कांग्रेस में भी वोटिंग हुई है, उसमें भी ट्रंप को बहुत थिन मार्जिन से सपोर्ट मिला है कि वो ग्रीनलैंड पे जो फैसला करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल ट्रंप दो नाव पे की सवारी कर रहे हैं। ट्रंप एक तरफ ग्रीनलैंड को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं। ईरान को एक ताजी धमकी दी है, इससे पहले ईरान की स्टेट मीडिया ने धमकी दी कि इस बार गोली मिस नहीं होगी। वो तस्वीर आपको याद होगी जब ट्रंप इस टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे और उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, यहाँ से निकलता हुआ खून, वो तस्वीर सबको याद है। उसके बाद किस तरीके से उस चीज़ को लेके, मैं बेसिकली ऐसे बात करूं कि उस चीज़ को लेके ईरान की स्टेट मीडिया ने या ईरान की सरकार ने मैसेजिंग करने की कोशिश की कि हमने ही वो हमला करवाया था और अब इस बार करवाएंगे तो गोली नहीं मिस होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को धमकी देते हुए बताया कि उनके टेबल पर मिलिट्री ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ईरान को लेकर, ईरान में मिलिट्री कार्रवाई को लेकर भी पॉइंट अभी अपने एजेंडे पर रखा हुआ है। ये तो फाइनल है कि ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे। कब करेंगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको लगता है कि क्या ट्रंप को हमला करना चाहिए ईरान पर? ईरान का कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं? ईरान में सरकार बदलेगी कि नहीं? ये तमाम चीजें आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चाणक्य फोरम को अपना प्यार देते रहिए। हम लोग फिर कहीं मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।